अस्सलाम नाज़रीन। 12 दिन के अंदर ये दहशत गर्दों की जानिब से जो कार्रवाइयाँ देखी जा रही हैं उसमें आज 12 रोज़ के अंदर अंदर तीसरे इंतखाबी उम्मीदवार आज अनफॉर्चुनेटली तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इकरामुल्लाह गंडापुर साहब जिनको खुदकुश हमले में निशाना बनाया गया, वो ज़ख्मी हुए। ज़ख्मी हालत में वो, उनके ड्राइवर और मुहाफ़िज समेत उनको मुंतकिल किया गया अस्पताल, जहां ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो चल बसे। उनके ड्राइवर भी जा बहक हुए और उनके मुहाफ़िज़ों का उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो ज़ेरे इलाज हैं। बहरहाल ये इंसिडेंट्स क्यों इतने पे दर पे हमें नज़र आ रहे हैं? ये एक नई टेररिस्ट ये जो वेव है टेररिस्ट अटैक्स की, 10 जुलाई की हम बात करें, अगर पेशावर में जिस तरह से हारून बिलोर साहब को दहशत गर्दों की जानिब से निशाना बनाया गया, 13 जुलाई में मस्तूम की बात करें, सिराज रईसानी साहब को उसमें निशाना बनाया गया दहशत गर्दों की जानिब से, और 13 जुलाई को ही MMA के जो कैंडिडेट JUIF के जो सीनियर रहनुमा है अकरम दुरानी साहब, उनको भी निशाना बनाया गया। आज फिर उन पर हमला करने की कोशिश की गई, उनकी गाड़ी पर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई, ताहम वो महफूज रहे इस बार भी, लेकिन दूसरा अटैक था अकरम दुरानी साहब पे भी। हम बात करें ये अटैक्स के हवाले से, और चूँकि इलेक्शंस जो है अब इंतखाबी इन हलकों में तकरीबन कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें और जो सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें, 4 तक अब नशिस्तों पर एटलीस्ट पोलिंग को जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है इन्हीं इंसिडेंट्स की वजह से। और आज के इस कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से जो कि PK 99 से जहाँ से ये इंतखाबात लड़ रहे थे इकरामुल्लाह गंडापुर साहब, इस पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नेचुरली फैसला आएगा। लेकिन मैं साथ साथ ये भी बता चलूँ कि इनके भाई को भी 2013 में इसरारुल्लाह साहब को टारगेट किया गया था दहशत गर्दों की जानिब से और ख़ुदकुश हमला में निशाना बनाया गया था। इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। आज की एक और जो टॉप स्टोरी थी वो पाक फ़ौज की जानिब से जो DG ISPR की तरफ से एक पहले ट्वीट पर पैगाम दिया गया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को से क्योंकि दरख्वास्त की गई है गुज़िश्ता रोज़ जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के का जो खिताब था और जो इल्ज़ामात उन्होंने आयद किए हैं रियासती इदारों के हवाले से, तो उस हवाले से मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने ट्विटर पर जो पैगाम दिया, उसके बाद ISPR की जो प्रेस रिलीज़ आई उसमें सच्चाई जानने के लिए वो उन्होंने दरख्वास्त की है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अप्रोप्रिएट प्रोसेस को कंडक्ट करवाएं, तहकीकात करवाएं और उसके मुताबिक एक्शन लिया जाए। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे कबल ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब ने चूँकि जस्टिस सिद्दीकी साहब के गुफ्तगू का और उनके इल्ज़ामात का उन्होंने नोटिस ले लिया था, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अदलिया पर कोई दबाव नहीं। साथ साथ वो कहते हैं मामले का जायज़ा लेने के लिए भी वो तहकीकात करवाएंगे, हकायक वो कहते हैं कि कौम के सामने लेकर आएंगे। गुज़िश्ता रोज़ एक और बड़ा फैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो कि फिर ये कहने पर मजबूर हुई है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेटरी जो है वो एटीट्यूड बढ़ता जा रहा है, सलूक किया जा रहा है, और एक बार फिर हनीफ अब्बासी साहब जो कि NA60 से इलेक्शन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते इंतखाब लड़ रहे थे, उनको नाअहल भी करार दिया गया और उम्र कैद की सज़ा एफिड्रीन केस के हवाले से एफिड्रीन कोटा केस के हवाले से उनको सज़ा सुनाई गई। इस पर भी हम बात करेंगे कि इंतखाबात से 3 रोज़ कबल, और चूँकि उसकी टाइमिंग पे बहुत बात की जा रही है, इस पे बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, सीनियर दफाई तज्ज़ियाकार हैं आप। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन करा। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार CR शमसी साहब। शमसी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने भी हमें वक्त निकाला हमारे लिए। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर माहिर कानून मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल शोएब शाहीन साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस शोएब साहब। जनरल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे, और जो जिस तरह मैंने जिक्र किया सर, वेरी अनफॉर्चुनेट आज DI खान पे में जो हमला किया गया है दहशत गर्दों की जानिब से, पैदर पे ये कार्रवाइयाँ कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इलेक्शन वायलेंस इतना बढ़ रहा है। सर, क्या इसके पीछे मुहरकात नज़र आ रहे हैं? मुख्तलिफ सिनारियो नज़र आता है। 2013-2008 में भी इस वाक़यात हो रहे थे, रूनमा इस किस्म के, और टारगेट किए जा रहे थे। पीपल्स पार्टी के भी अपने शिकवे थे और ANP को भी टारगेट किया जा रहा था। इस बार क्या मुख्तलिफ देख रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ये ख़तरा तो हमें पहले से पता था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब शुरू में ही ब्रीफिंग्स दी जी गवर्नमेंट को भी और जर्नलिस्ट वगैरह को, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास खबरें मौजूद हैं कि जहां इस प्रोसेस को डिरेल करने के लिए कोशिश की जाएगी, और टेररिज्म जो है वो ज़्यादातर बलूचिस्तान का ख़ास तौर पे और फाटा वगैरह में या KPK में होने के चांसेस हैं। और उन्होंने बड़ा वसूख से कहा कि बाज़ जो बाहर की क़ुव्वतें ये काम करना चाहती हैं उसके बारे में हमारे पास खासी इन्फॉर्मेशन है। उसके साथ साथ ये है कि आप देखिए
हमने केयर टेकर्स लगाए, इनको सिक्योरिटी का कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई जज है, कोई प्रोफेसर है। फिर आपने ये किया कि एट द 11th आवर आपने तमाम पुलिस के जो ऑफिसर्स वगैरह थे वो एक सूबे से उठाए दूसरे में, दूसरे से उठाए तीसरे में। पुलिस को अपना एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करते लोगों को टाइम लगता है कि आप अपने मुखबर वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं और इन्फॉर्मेशन मिलती है। सुइसाइड बॉम्बिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यही कि आप प्रियम्पशन करें, पहले ही पकड़ा जाए आदमी तो पकड़ा जाए, ना पकड़ा जाए। एक दफ़ा सुइसाइड बॉम्बर घर से निकल आया है तो वो नुकसान ज़रूर करेगा, कम हो सकता है ज़्यादा, लेकिन वो नुकसान, क्योंकि जहाँ भी वो एक्सप्लोड करेगा अपने आप को कुछ ना कुछ नुकसान होगा। तो वो पुलिस का नेटवर्क जो है वो सारा मुल्क में डिस्टर्ब हो चुका है। इसी तरह आपने जो आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का नेटवर्क था जिसमें डीसीज वक्त से पहले बैठे हुए थे, क्योंकि वो बड़ा एतराज़ था पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि ये लोग जो हैं ये किसी ख़ास पॉलिटिकल पार्टी का जो भी उस वक्त हुक्मरान थी उसकी खिदमत के लिए बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने अपॉइंट किए हुए हैं। तो वो इसको इलेक्शन को आप कह लीजिए कि इसको शफाफ बनाने के लिए उन्होंने वो भी लोग सारे पलट दिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक और जो बड़ा एक इशू है वो ये है, आपको याद होगा कि मंजूर पश्तीन का जो ग्रुप निकला था, इन्होंने बहुत ज़्यादा वावेला मचाया था चेक पोस्टों पे। आज चेक पोस्टें बहुत कम हैं, उठा दी गई हैं, और ये एक आपके दुश्मन की चाल थी अफ़गानिस्तान से। महमूद खान अचकज़ई उस चीज़ का हिस्सा थे कि चेक पोस्टें हटनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत मुश्किल उनके लिए हो रहा था अब बॉर्डर्स के अंदर मूव करना, और आपने देखा कि बहुत हद तक सिचुएशन कंट्रोल में थी। लेकिन मुश्किल है कि यहाँ पे आवाम अमूमन, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि जो बाहर से आपके ख़िलाफ़ साजिश हो रही होती है उसको अमूमन ह्यूमन राइट्स के मामले में लेके तो लोग चलते हैं, तो हमारे अपने लोग जो हैं वो उसी ट्रैप में आ जाते हैं। हमने ये या तो ये आपको डिक्लेयर कर दिया होता कि जी अब चेक पोस्टों की वैसे ज़रूरत नहीं, ये सिक्योरिटी फोर्सेस बताती हैं कि जी अब चेक पोस्टों की ज़रूरत नहीं, हम हटा लेंगे। लेकिन अगर आप उनको फोर्स करके हटाएं तो इसका मतलब है कि वो तो ज़रूरत समझते थे कि अभी होनी चाहिए, लेकिन आपने बिला वजह जिद करके ये ख़त्म करा दिया। तो ये इशू भी बड़ा सीरियस है कि और अब बॉर्डर एरियाज में वो कंट्रोल नहीं है। 25 जुलाई को हम चाह रहे हैं कि वो पुरअमन हो, और उस हवाले से हमने फौज भी से भी उसकी सर्विसेज जो है वो उसको रिक्वेस्ट की है। 3.5 पौने 4 लाख के करीब फौज के जवान जो है वो ड्यूटी पर होंगे उस दिन। बट उससे पहले का जो ये सिनेरियो है शमसी साहब, यू थिंक कि निगरान हुकूमत पर ये मलबा आयद होना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मलबा तो किस पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस वक्त तो पूरी कौम मलबे थले दबी हुई है, और मैं समझता हूँ कि गिनतियाँ रुकती नहीं, कत्ल थमते नहीं, आँख पत्थर हुई अब लोग रोते नहीं। ये सूरत हाल हमारी बेइसी की हो चुकी है, और इसमें बिल्कुल बजा बात है कि पाकिस्तान गुज़श्ता 17-18 बरसों से हालत जंग में है। एक ऐसी जंग जो अंधी जंग है, और हमें इस पे बात आगे बढ़ाने से पहले देखना चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। और वो बिल्कुल बरहना है कि भारत क्या चाह रहा है, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन कैसे इस्तेमाल हो रही है और क्या सूरत हाल है। इसमें शक नहीं कि हमने बहुत कामयाब ऑपरेशन किए, चाहे वो सवात ऑपरेशन से लेकर वज़ीरिस्तान तक हमने वो सारे उनका एक यहाँ से लोग ख़त्म किए हैं, उनके ठिकाने ख़त्म किए हैं। लेकिन मुझे याद आता है साबिक़ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो थे जनरल राहिल शरीफ, उनका जब पेशावर का वाक़या हुआ था तो उन्होंने कहा था कि दुश्मन हमारे अंदर भी है। और अब वो असल बात यह है कि वो जो हमारे अंदर दुश्मन है, ज़ाहिर है वो अपने चेहरे हैं, अपने रहते हैं, यहाँ सब कुछ है, तो वो जो ताने बाने होते हैं उनको तलाश करना हमारी जो खुफिया एजेंसीज़ होती हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है। एक नेक्टा बना था, बड़े अरसे से हम सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उस नेक्टा की जो कारकर्दगी है वो हमें पॉजिटिव अंदाज में सामने नहीं आई, और जिसके नतीजे में एक कोऑर्डिनेशन जो होता है, और दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी दहशतगर्दी पूरी दुनिया में हो रही है, वहाँ जहाँ जहाँ भी हुई है आपने देखा कि वहाँ का उन्होंने सिस्टम को बदला है, वहाँ के निज़ाम को बदला है, और उन्होंने पॉजिटिव अंदाज में वो अपना तरीक़ाकार सारा तय किया है। हमारे यहाँ ये हुआ है कि हमने एक वाक़या होता है, वावेला मचता है, ख़बरें होती हैं, तज़्ज़िये आते हैं, तबसरे आंसू होते हैं, और फिर ख़त्म, और फिर हम भूल जाते हैं, किसी नए सामने का इंतज़ार करते हैं। अब ये जो इलेक्शन से
4 दिन पहले हुआ जो हारून बलोच से और फिर रईसानी तक और आज गंडापुर तक हुआ, ये इनके भाई भी शहीद हो चुके हैं 5 साल पहले दहशतगर्दी के वाक़े में। इनके बड़े भाई थे कि छोटे भाई थे, वो भी शहीद हुए। ये एक लादा पहलू है। अब इस पे बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन आज लम्हा मौजूद में हमें देखना है कि हमें क्या करना है, क्योंकि इस वक्त जितना भी गर्दो गवार उठा हुआ है, इसमें से हमें सच्चाई तलाश करना मुश्किल हो रही है, चेहरे पहचानना मुश्किल हो रही है। अगरचे सब चेहरे एक्सपोज भी हो रहे हैं क्योंकि एक मीडिया इतना सामने आया है, सारी बातें भी हो रही हैं, लेकिन हमें इससे कहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा, जो मैं एक अखबार नवीस की हैसियत से, कि कहीं संजीदगी नज़र नहीं आ रही, कहीं ठहराव नज़र नहीं आ रहा। कोई आगे बढ़कर ये नहीं कह रहा कि आओ भाई मिल बैठ के इसको देखें, ये मसला क्या है। सर, ये मिल बैठने के लिए भी वो जो एक फ्रिक्शन को मजीद जो कहीं ना कि मजीद यू एडिंग फ्यूल टू फायर। शोएब साहब, जो इदारों की जो लड़ाई है, अब जिसका अगेन हम खमियाजा, और चूंकि वो डिबेट उस पर इतनी हो रही है, वो फ्रिक्शन इतनी उसको तूल दी जा रही है कि ये जो इस लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पे हम इतनी जाने जो हैं वो ज़या उसका होते हुए देख रहे हैं। देखें, पहली बात तो ये कि फ़ौज को कंट्रीब्यूशन देनी चाहिए, उनको अप्रिसिएशन देनी चाहिए। 2013 का इलेक्शंस आपके सामने है। 2013 के इलेक्शंस में जितनी दहशतगर्दी थी, आज सिर्फ इलेक्शन की दहशतगर्दी को अगर निकाल दिया जाए तो हमारे मुल्क में बहुत बेहतरी आई है। इवन इस्लामाबाद में हम सुकून से और एक मार्केट से दूसरी मार्केट में नहीं जा सकते थे, यहाँ तक थ्रेट हुआ करती थी एक ज़माने में। आज तो आप सवात में जाएं, आज आप मलकंड में जाएं, आज आप वज़ीरिस्तान में जाएं, आज आप कराची में जाएं, आज आप कोयटा में जाएं, बहरहाल बहुत हद तक हालात बेहतर हुए हैं। आपको जैसे जनरल साहब ने कहा, आपको याद होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सबसे पहले इलेक्शन की अनाउंसमेंट के वक्त ये कहा था कि इस वक्त हमें इलेक्शन से रोकने के लिए बहुत बड़ी साजिशें तैयार हुई हैं और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होंगी। मैं समझता हूँ कि ये वक्त था कि हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारी आर्मी से रिलेटेड एजेंसीज़ हैं, इनको बैठ के कोई मज़ीद रोल अदा करना चाहिए था कि हम इस तरह के कोई अटैक से बच सकें या इसकी कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी बना सकें, लेकिन वो नहीं बनी। तो फॉल्ट इधर ही अपनी है, अब हमारी भी फॉल्ट है, लेकिन इसमें इंटरनेशनल साजिशें जो हैं वो मुलव्वस हैं, वो बाहर की ताकतें जो यहाँ सिविल स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम को नहीं चलने देना चाहती। वो ये चाहती हैं कि बर वक्त इक़दामात नहीं ले रहे तो वो हम नहीं ले रहे। देखिए, हमारी साजिशें ऑलरेडी वो सरगर्म हैं। आप कहते हैं कि लेकिन इसमें दो बातें हैं, एक है इंटरनेशनल साजिश, एक है उसका सद्देबाब, उसको कैसे बचना है। एक तीसरा इसके अंदर एलिमेंट है, वो एलिमेंट वो है कि आपके अंदर जो काली भेड़ें छुपी हुई हैं, जो उनके एजेंट्स हैं, जो उनसे पैसे लेके उनकी ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में, उन कल्प्रिट्स के घर तक पहुंचना ज़रूरी है। ये है वो हमारी ज़िम्मेदारी, ये है वो हमारी एजेंसीज़ की ज़िम्मेदारी। हमारी नेक्टा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन इन दोनों की ज़िम्मेदारियों में शामिल है कि इसको बहरहाल भरपूर तरीके से कंडेम ना सिर्फ करें बल्कि इनके घर तक पहुँचे, और वो जो हमारे लोग मुलव्वस, बाहर के जो लोग मुलव्वस हों, उनके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाएँ और बताएँ इंटरनेशनल लेवल पे कि भाई ये एजेंसीज़, ये लोग और ये मुल्क किस दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। और दूसरी बात, जो हमारे इंटरनली नेशनल लेवल में जो लोग मुलव्वस हैं, खा वो पॉलिटिकल हैं खा वो नॉन पॉलिटिकल हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए और उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे होंगे। ये खराबी नहीं, सिर्फ मजम्मती बयानात से काम नहीं चलेगा, वो तमाम इकदामात इस वक्त लेने की जरूरत है। मुझे एक ब्रेक का इशारा दिया जा रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे इंतखाबात से टाइमिंग पे बहुत बात की जा रही है, चाहे वो गुज़िश्ता रोज़ हनीफ अब्बासी साहब के हवाले से फैसला आए जिसमें उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, या फिर कल ही के रोज़ जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के वो रिमार्क्स और वो खिताब जो कि बड़ा कंट्रोवर्शियल समझा जा रहा है, और इदारों के हवाले से स्पेशली हमारे खुफिया इदारे ISI के हवाले से वो कहते हैं कि जी अदालती मामलात को मैनिपुलेट किया जाता है उनकी जानिब से, और कुछ एहलकार जो इदारे के हैं उन्होंने चीफ जस्टिस तक भी रसाई हासिल करके उनको कहा कि जी साबिक वज़ीर आज़म उनकी साहबजादी को इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने देना है। इस हवाले से बहरहाल पाक फ़ौज ने अब चीफ जस्टिस साहब को दरख्वास्त की है कि इस मामले की, इन इल्ज़ामात की बल्कि तहकीकात की जाए और इसका मुतालबा किया है। जनरल साहब, ये इसके पीछे मोहरकात क्या देख रहे हैं? जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो अगेन 3 रोज़ कबल उनका भी ये सब तमाम मेरा तो जनरल शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब से
یہی درخواست ہوگی کہ وہ باقاعدہ طور پہ پی ایم ایل این جوائن کر لیں، کیونکہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بہت عرصے سے یہ گیم کھیل رہے ہیں، کوئی آج کی بات نہیں۔ انہوں نے بہت سارے کیسز کی ہیئرنگ کے دوران آرمی کے اوپر بڑے ناجائز اور بعض اوقات ill founded جن کا کوئی وجود نہیں تھا، وہ ایسی ایلیگیشنز اور الزامات دیے، اور ان سے ان کا بغض نظر آتا تھا، ان کی پرابلم اور تکلیف نظر آتی تھی کہ ان کو کیا مسئلہ ہے آرمی سے۔ اس کی گو کے روٹس ہوں گی چودھری افتخار کے وقت سے، کیونکہ یہ انہی کے ساتھی تھے، لیکن یہ کانڈکٹ جب آپ جج بن جاتے ہیں اس کے بعد آپ کا کانڈکٹ جو ہے وہ انتہائی آبجیکشنیبل ہے۔ اداروں نے کبھی آپ کو آ کے پھر نہیں کہا کہ جی آپ یہ کیا کرتے ہیں، لیکن اب تو حد ہو گئی نا کہ جو انہوں نے جو کچھ کہا یہ اٹ اماؤنٹس ٹو پری پول ڈگنگ، کہ آپ آ کے پبلک اوپینین انفلوئنس کر رہے ہیں ایک ایسا نیریٹو لے کے جو ایک پولیٹیکل پارٹی چلا رہی ہے، اور آپ نے وہ کام کر دیا۔ اب اس کے نتائج آپ کو پوچھا جائے، کچھ اور کیا جائے، ہو سکتا ہے ان کو اپنا واٹرلو پہلے ہی نظر آ رہا ہو کہ میرے اوپر کیسز ہیں تو پتہ نہیں میں ویسے ہی گھر بھیج دیا جاؤں گا تو جاتے جاتے ایک کام کر جاؤں۔ نہیں، لیکن پہلے بھی سر اس نوعیت کے الزامات تو نہیں ان کی بہت طرف ساری سے؟ اور مثال کے طور پہ جو لبیک یا رسول اللہ والا جو دھرنا ہوا تھا یہاں پہ، اس کا انہوں نے آرمی کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا، اور ہر ہیئرنگ میں ہر قصے میں آرمی پہ الزام رکھے لاسٹ ڈے تک، جبکہ ان کو وہ انکوائری رپورٹ پیش کی گئی جس میں انکوائری نے کہا ہوا تھا کہ جی آرمی کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا، آرمی کو تو گورنمنٹ نے کہا کہ جی جا کے ہمارا معاملہ فہمی کراؤ، اور خود ان کا جو داماد اعلیٰ تھا وہ روٹیاں پہنچا رہا تھا ان لبیک یا رسول اللہ والوں کو، جو قادری کے مزار پہ بھی جاتا ہے، ممتاز قادری کے، جو یہ بھی جو کیپٹن صفدر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ صاحب جو بھی کام کر رہے ہیں یہ شرمناک کام ہے اس لحاظ سے کہ یہ ان کی ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ اگر کوئی شخص ان کے پاس آیا تھا اور واقعی یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ ہم آپ کو چیف جسٹس بنا دیں گے یا یہ کر دیں یا وہ کر دیں، یہ اگر اپرائٹ آدمی تھے اس کو کنٹیمپٹ کا کیس بناتے اور اگلے دن اپنی عدالت میں کھڑا کرتے اس کی بجائے یہ ڈرامہ انہوں نے اس لیے رکھا کہ الیکشن سے 2 یا 3 دن پہلے میں یہ ساری کہانی بیان کروں گا تاکہ پبلک اوپینین جو ہے اس کو میں انفلوئنس کر سکوں کسی پولیٹیکل پارٹی کے فیور میں، چیف جسٹس ان کے اوپر مقدمہ بننا چاہیے۔ چیف جسٹس صاحب جہاں پر ایک طرف ان کا یہ ایلیگیشن کو رد کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ پر کوئی دباؤ تو نہیں ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ معاملے کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ تو اب تو خیر آرمی نے بھی ریکمینڈ کیا ہے، لیکن یہ اس شخص کی اپنی ذمہ داری تھی کہ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو ہی شوڈ ہیو آئیدر ریکویسٹڈ دی انکوائری، یا اگر اس کو ڈائریکٹ اپروچ کیا ہے تو یہ حضرت چاہیے تھا کہ عدالت میں اس کو کھڑا کرتے۔ بٹ شمسی صاحب حقائق سامنے آ سکیں گے کیا؟ کیونکہ ہر چاہے وہ سیاستدان ہو یا دیگر ادارے ہوں، سچائی کے لیے وہ تحقیقات کا مطالبہ ضرور کر رہے ہیں ہر فرنٹ پہ۔ آپ کی ایک ٹویٹ میں نے دیکھی کہ جس میں آپ نے کہا کہ کاش وہ جن لوگوں نے ان کو فون کیا ان کے نام بھی بتا دیں۔ اچھا بات یہ ہے کہ میں اس سے ذرا ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت اگر ہم بالکل کھلی آنکھوں سے دیکھیں تو اس وقت بالکل ایک جو گرد و غبار اٹھ رہا ہے اس میں تمام اداروں کی جو ساکھ ہے وہ داؤ پر لگی ہوئی ہے، اور اس میں اگر ہم بار بار اس کو ہم روز ریپیٹ کریں جو ہم کر رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں مسائل کا حل نہیں ہے۔ دیکھیں کہیں ہمیں رکنا چاہیے، اور ابھی کچھ دن پہلے اس پر آپ کی رائے کچھ ہو سکتی ہے جنرل صاحب کی کہ میثاق جمہوریت کی پھر بات ہوئی تھی۔ میں اب سمجھتا ہوں کہ اب ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ ایک قومی میثاق ہونا چاہیے، اور اس وقت آپ دیکھیں کہ کون کروائے گا۔ ماضی میں ایک نوابزادہ صاحب ہوتے تھے، وہ سب کو اکٹھا کر کے بٹھا لیتے تھے اور ایک راستہ نکلتا تھا۔ آج تو آپ کو کوئی دور دور تک بجا بات کی ابھی وقفے میں کہ ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے، اور لیڈرشپ ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی۔ بدقسمتی یہ کہ ہم لیڈر کو مار دیتے ہیں، ہم اس کو تختہ دار پر چڑھا دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، تو لیڈر روز نہیں بنتے۔ لیڈر آپ کو اسی پروسیس سے نکلیں گے، اسی جمہوریت سے نکلیں گے، لیکن یہ وہ جمہوریت جو شکوک سے بالاتر ہو۔ تو میں تو یہ اس پہ بالکل واضح ہوں کہ آج ایک شخصیت مجھے اگرچہ ان سے امید نہیں ہے، اور بینچ کا بھی جو ماضی ہے نظریہ ضرورت ہے، یہ ایک پیچھا کرتا ہے ہمارا۔ جو غلط ہے وہ غلط تھا، آج بھی غلطیاں ہیں، ہم کب کہتے نہیں ہیں۔ 11 بجے رات کو جو فیصلہ سنائے جا رہے ہیں پابندی تھی کہ تم نے آج دن پہ کرنا، اس کو ہائی کورٹ نے اس سے سوال اٹھتے ہیں، آپ سوال اٹھتے ہیں، وہ بات یہ نہیں ہے، یہ سوال اٹھتے ہیں، اور الیکشن سے پہلے جب آپ سوال اٹھاتے ہیں، میں اس کو سم اپ کروں گا کہ ہم اس پہ جتنا مرضی گھنٹوں آپس میں الجھے رہے ہیں، بات یہ ہے کہ غلطیاں سب سے ہو
ہو رہی ہیں ہوئی ہیں, اب اس کا راستہ نکالنا ہے کیسے ہم نے اس میں سے میں کہتا ہوں شکر نہیں کرتے کہ الیکشن سے پہلے ایک غلط آدمی کو جو نارکوٹکس میں ملوث تھا اس کو سزا ہو گئی. ہم ایسے لوگوں کو ہم ایسے کسی کو اعتراض نہیں ہے, تو ٹائم کیوں نہ کریں وقت پہ؟ پھر آپ وہ بھی فیصلے کریں نا. ہزاروں لوگ جیلوں میں پڑے ہیں جن کے فیصلے نہیں ہو رہے, کیوں نہیں فیصلے ہو رہے 20-20 سال سے؟ جو اپنے آپ کو حکمرانی کے لیے پیش کر رہا ہے اس کا فیصلہ پہلے ہونا یہ چاہیے. لیڈر ہے نا جی, لیڈر ہے, ان کا پہلے ہونا چاہیے. آپ پھر عوام کو فیصلہ کر دینا نا, 3 دن بعد لوگ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب ہے جو ڈاکو چور ہے اس کو ہم پیش کر دیں کہ جو اس کو عوام الیکٹ کر دے, اس سے فیصلہ عوام کریں گے. عوام باشعور ہیں, عوام بڑے باشعور ہیں, عوام پر اعتماد کریں, عوام کی رائے پر اعتماد کریں. میری ایک بات کا جواب ہے, چور ڈاکو کو ہم عوام کے پاس پہلے بھیجیں, اگر وہ الیکٹ ہو جائے ہم کہیں کہ عوام کا اختیار ہے, میری ملک عوام کا ہے, عوام کا اختیار یہ ہے, یہ عوام کا اختیار ہے. میری عرض سنیے, میں شمسی صاحب سے سوال کر رہا ہوں. دیکھیے ایک آدمی قتل ہو جاتا ہے اور قاتل جو ہے وہ الیکشن لڑ رہا ہے, یہ بہانہ ہے کہ اس کو عوام نے فیصلہ کرنا کہ تو نے قتل کیا یا نہیں, اور مزید قتل کی اجازت ہے, اور مزید قتل کی. جو قانون کے تحت پاکستان کی تعزیرات کے تحت جو آپ نے جرم کیے ہوئے ہیں, اگر آپ 10 کروڑ ووٹ بھی لے لیں تو وہ معاف نہیں ہے, وہ اس کا فیصلہ ہونا ہی ہونا, ادھر وہ پارلیمنٹ نے ہونا چاہیے, وہ کمرہ عدالت میں ہونا چاہیے. ہم تو بات کر رہے ہیں اس کی ٹائمنگ رات 11 بجے کیا ضرورت تھی؟ اس لیے رات کے اندھیرے میں فیصلے نہیں ہوتے, اس لیے کہ ہائی کورٹ نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ تم نے ہر حالت میں کس کو کرنا ہے, ورنہ جج بیچارے کو. چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے دور میں اب جبکہ ایسے فیصلے سنائے جا رہے ہیں جس میں جو آپ کے طاقتور اشخاص ہیں ان کو اکاؤنٹیبلٹی کے مطلب وہ آئے کٹہرے میں, اور رونا کیا ہے, اور رونا کیا ہے, رونا کیا ہے. ایک اخبار نویس ہوں, میرے لیے تمام محترم سیاستدان, جج اور فوج جیڑی میرے وجود کا حصہ ہے, جو سیاچین پہ سپاہی لڑ رہا ہے, لائن آف کنٹرول پہ لڑ رہا ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. اس ملک میں طاقتور کبھی احتساب کے کٹہرے میں آیا ہے؟ آنا چاہیے نا, اب جب آ رہا ہے لیکن یہ کیا 20 دنوں میں آنے تھے سارے؟ دستور پر تیزی, یہ احتساب میں تیزی, یہ اچانک 20 دنوں میں یہ آدمی کوئی نہیں کہہ رہا کہ وہ نارکوٹکس میں ملوث نہیں ہے, کوئی نہیں کہہ رہا ہے فیڈرین میں اس کا کیس غلط ہے, اس کو جھوٹا ہے. یہ کہہ رہے ہیں 3 دن پہلے کیوں کر دیا, 4 دن پہلے کیوں کر دیا؟ بھائی جو چور ہے اس کو چوری کی سزا ملے گی, جو ڈاکو ہے اس کو سزا ملے گی. کی تائید کر رہے ہیں, پھر آج کر دیا تو شکر کریں. آپ اس کو مظلوم بنا رہے ہیں. اسی کی وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے سر, اسی ڈیبیٹ کی وجہ سے, اسی آراء کی وجہ سے عوام کی جو یہ ٹائمنگ پہ سوال اٹھ رہے ہیں, اسی کی وجہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کہتا ہوں آج کے بعد پھر یہ کام کر لیں کہ ڈاکو کو, سارے ڈاکو چھوڑ دیں, ان کو کہیں جائیں پہلے الیکشن لڑیں, اگر عوام آپ کو الیکٹ کرتے ہیں تو پھر آ جائیں. ٹائمنگ بھی بڑی کریٹیکل ہے, پروگرام کی ٹیم اور اجازت دیجیے. اللہ حافظ.